चलो देखो बेटा लॉज क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना। हम्म, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बताओ। हम्म, आपने पहला लॉ तो यही पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane, on the same plane at the point of incidence। याद है नहीं? पहला लॉ तो यही पढ़ा होगा। दूसरा लॉ क्या पढ़ा था याद है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कितने बच्चों ने पढ़ा है? सेकेंड लॉ क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन is remains constant in given pair of media। तो ये तुम्हारा कौन सा लॉ था रिफ्रैक्शन का? सेकेंड लॉ, मीन साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा इसको? ठीक है, या फिर इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट का मतलब यहां पे लिख सकते हो एन। एन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पता हो क्या होता है, तो अभी चीजें हम समझाएंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अभी ये आपको बताया जाएगा। ठीक, तो ये दोनों लॉज आप लोग नोट कर लीजिए पहले। नोट हो गया? तो अब जैसे आपके में कहीं कहीं फॉर्मूले में लिखा होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, या फिर लिखा रहता है ANG। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब है लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से कहां जा रही? सेकेंड मीडियम में। मतलब लाइट जो है एयर से होते हुए कहां जा रही है? ग्लास में। इसका मतलब ये है लाइट एयर से कहां जा रही है बेटा? ग्लास में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एंगल आई और एंगल आर जीरो किस कंडीशन में हो सकता है? बोलो। एंगल आई एंगल आर जीरो कब हो सकता है? जब लाइट तुम 90 डिग्री से फेंकोगे, है ना? तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री, है ना? लेकिन मैं जीरो बोल रहा हूं। जीरो कब होगा? बोलो। साइन 90 की वैल्यू रखना, साइन 91 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, 1/1 1 आएगा ना। जीरो कब हो सकता है? चलो एंगल आई और एंगल आर जीरो हम लोग देखते हैं अभी। पहले ये बताओ, इतना आगे समझ में? ये नोट कर लीजिए। अब जरा देखो एंगल आई एंगल आर जीरो कब होगा? जैसे आपके पास ये एक ग्लास स्लैब है, ये ऊपर एयर है, नीचे ये अंदर के अंदर क्या है? ग्लास। ठीक है, अच्छा लाइट जब ऐसे आती थी टकराती थी नॉर्मल बनता था और लाइट ऐसे चली जाती थी, तो ये एंगल आई होता था, ये एंगल आर होता था। ठीक है, अब तुम खुद सोचो अगर इसी लाइट को हम ऐसे सीधे फेंक दें तो ये एंगल आई क्या हो जाएगा? जीरो। ये एंगल आर भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, ये बात समझ में आई? इस कंडीशन में एंगल आई एंगल आर क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हो यहाँ एंगल आई एंगल आर क्या है? जीरो। समझ में आई बात या नहीं? अगर कोई लाइट रे फॉल कर रही है नॉर्मली सरफेस पर, तो मतलब वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर हो गई?
अच्छा, रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है? कॉज क्या है? कारण क्या है ना? कारण क्या है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? आखिर रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज, बताओगे किसकी वजह से होता है? हाँ, लिखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब अलग अलग मीडिया में अलग अलग लाइट की स्पीड होती है, इसी वजह से आपका रिफ्रैक्शन होता है। अब सोचो, अगर लाइट की स्पीड हर मीडियम में सेम रहेगी तो रिफ्रैक्शन होगा? नहीं, तब नहीं होगा। रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन होने का कारण यही है कि लाइट की स्पीड क्या है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। यही कारण है किसका? रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यही तो लिखोगे, है ना? इसको 1 and 2 भी तो लिख सकते हो। 1 and 2 का मतलब फर्स्ट मीडियम से लाइट कहां जा रही है? सेकेंड मीडियम में। तो यानी इसको क्या लिख सकते हो? 1 and 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्या बात समझ में आ गई है आपको? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर 1 and 2। 1 and 2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एन का तुमने फॉर्मूला छोटे में पढ़ रखा होगा, एन इज इक्वल टू सी बाई वी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, सी ऑलवेज ग्रेटर देन वी। सी हमेशा बड़ा होना चाहिए, पहले मीडियम की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। ये कंडीशंस हैं। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? बताना जरा, ये एक मीडियम है, ग्लास स्लैब, यहां से लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद बेंड हो गई और यहां से बाहर निकल गई। तो यहां पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में क्या चेंजेस आए? वेवलेंथ चेंज होगी या नहीं? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं? चलिए स्पीड को बताइए। वेवलेंथ भी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी है, ठीक है, और स्पीड भी है। चलो, अब इन सभी चीजों में बताओ कौन चेंज होगा और कौन रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा? उसको मीडियम पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो हो। तो तुम कह रहे हो वेवलेंथ कांस्टेंट होगी, ठीक है, और ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये कह रहे हो। तुम क्या कह रही हो? यही चीज। तुम क्या कह रहे हो? यही चीज। गलत। आपका जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा, जब लाइट एक मीडियम से फेंको, मान लो यहाँ हरी है, ग्रीन कलर की, अब दूसरे मीडियम में गई, दूसरे मीडियम में लाइट का कलर हो गया ऑरेंज। ऑरेंज कैसे हो गया? मतलब वेवलेंथ उसकी क्या हो गई? चेंज हुई है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो लाइट का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हमारे पास एक प्रिज्म है, उसमें हम बाहर से ग्रीन कलर की लेजर मारते हैं, अंदर ऑरेंज कलर की हो जाती है, अभी दिखाएंगे। तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। स्पीड
तो जानते ही जानते हो चेंज होती ही होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बट फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती, चाहे एक मीडियम हो चाहे दूसरे मीडियम में। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है कि जब भी हम किसी रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, अनचेंज्ड। बात समझ में आ गई? तो इस बात को लिख लीजिए आप लोग अपनी लैंग्वेज में। चलो हम बोल दे रहे हैं, लिख लो। इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड, wavelength, the speed and wavelength and the intensity of light change, and the intensity of light change। तो लिखा बेटा, intensity of light change while the frequency of the light wave remains unchanged, while the frequency of light wave remains unchanged। frequency क्या होगी? unchanged। तो बोलो ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लिखिए। अच्छा, रिवर्सिबिलिटी में आप जानते होंगे, जैसे कि मान लो आपके पास यहां अंदर पानी है, यहां पे आपने एक लाइट ऐसे फेंकी, नॉर्मल बना, लाइट की रफ्तार क्या हो गई, बदल गई दूसरे मीडियम में और जाके टकराई, और यहीं पे जस्ट मैंने एक मिरर रख दिया 90, मतलब ऐसे मिरर रखा कि लाइट जो है ये 90 डिग्री पे आके नॉर्मली फॉल करे इस मिरर पे। तो अब जब लाइट ऐसे आई और मिरर पे फॉल करी 90 डिग्री पर, तो जैसे ही फॉल करेगी तो लाइट टकराएगी और टकरा के इसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो लिखिए, व्हेन अ लाइट रे आफ्टर सफरिंग एनी नंबर, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे comma after suffering any number of reflection, after suffering any number of reflection, any number of reflection, any number of reflection and refraction, and refraction, any number of reflection and refraction has its final path reversed, has its final path reversed, final path reversed, it travels back along its, it travels back along its, it travels back along its entire initial paths, entire initial path, entire initial path। मतलब जो लाइट रे जिस पाथ से आई है उसी इनिशियल पाथ से टकरा के क्या होगी, वापस चली जाएगी। इसी को क्या कहते हैं बेटा, बोलो? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी फर्स्ट मीडियम से आई सेकंड मीडियम में गई, इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? और वाइस वर्सा, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में वापस जाएगी तो साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा, ठीक है? नहीं समझे?
भाई पहले बार में तो लाइट कौन से मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई, नहीं? जरा व्हाइट वाला देखो, ये व्हाइट वाली फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई, तो 1 n2 साइन आई अपॉन साइन आर। फिर जरा देखो येलो वाला, अब ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट मीडियम सेकंड में गई, तो यानी क्या लिखोगे, 2n1 इज इक्वल टू सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम, यानी साइन आर अपॉन साइन साइन आई। ये बात समझ में आई? यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा गौर से देखो, हम लिख दें 1 n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर क्या हो गया, कैंसिल। यानी 1 n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। यानी 1 n2 इज इक्वल टू 1/2n1 लिख सकते हो कि नहीं रेसिप्रोकल करके, बोलो? 1 n2 को रेसिप्रोकल करके 2n1 आप आराम से लिख सकते हो। यही है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ में आया या नहीं आया? आया? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया, ध्यान से समझिएगा। एक मीडिया आपके पास ये है, एक मीडिया आपके पास ये है, ये दो अलग अलग मीडियम हैं। हम्म, ये है। अब सुनो, यहां पे लाइट रे आएगी ऐसे, ये लाइट रे आई, टकराई, टकराने के बाद क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल, नॉर्मल। नेक्स्ट ये लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में, एंगल आई, ये एंगल R1। बोलो सही है नहीं सही? ठीक है, या तो इसको तुम I1 कह लो, इसको R1 कह लो, है ना? अब यहां से क्या फिर से ड्रॉ होगा, बोलो? नॉर्मल, टेढ़ा हो गया, क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल। अब लाइट रे फिर से क्या होगी, बेंड, किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से लाइट रे क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल। अब लाइट रे किधर बेंड होगी, बोलो? अवे द नॉर्मल। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, बोलो? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसकी हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। ऊपर वाला एंगल I1 है, ये एंगल क्या है, R1, तो ये भी क्या होगा, R1। ये एंगल हो गया R2, है ना? ये कौन सा एंगल हो गया, R2। और ये भी कौन सा एंगल हो गया, R2। और ये एंगल कौन सा हो गया, I2। I2 नहीं, I1। I1 क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम था, ये फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में फर्स्ट वाले मीडियम की तो लिखेंगे एंगल। ये हो गया I1, R1 R1, R2 R2 I1। लेबलिंग करना है अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है? ये पॉइंट हम ले लेते हैं A, ये B, ये C, ये D, ठीक है? अच्छा सुनो, इधर आके
ये जो मीडियम है बेटा फर्स्ट है हवा, एयर। ये सेकंड मीडियम है जिसको हम वाटर कह रहे हैं। ये थर्ड मीडियम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लास। तो तीन मीडियम है। फर्स्ट मीडियम से लाइट एंटर करेगी और लास्ट में फर्स्ट मीडियम से ही निकलेगी, फर्स्ट मीडियम में। तो सेकंड और थर्ड मीडियम में लाइट क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट। क्या कर रही है बेटा, रिफ्रैक्ट कर रही है। अगर हम यहां पे कहें कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही, तो क्या लिखोगे, 1n2 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। बोलो सही है नहीं? यानी फर्स्ट मीडियम का एंगल I1 है और इधर बेटा सेकंड मीडियम का एंगल R1 है। फिर लाइट कहां से कहां जा रही, सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में। यानी सेकंड मीडियम से कहां जा रही, थर्ड मीडियम में। तो आप क्या लिखोगे, साइन R1 अपॉन साइन R2। बोलो सही है? फिर से लाइट कहां जा रही है, थर्ड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, थर्ड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। तो क्या लिखोगे, साइन R2 अपॉन साइन I1। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात नहीं आई। फर्स्ट मीडियम से सेकंड यानी I1 अपॉन R1, सेकंड मीडियम से थर्ड R1 अपॉन R2, थर्ड मीडियम से फर्स्ट R2 अपॉन I1। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कंफर्म, 100%। अब इन सभी का प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I1। साइन I1 से साइन I1, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2, सब कैंसिल। यानी क्या आ गया, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। बोलो समझ में आया नहीं? क्लियर हुआ इतना? पक्का? ठीक है, इतना पहले नोट कर लो फिर आगे बताएं। पहले बताओ इतना आ गया बेटा, क्लियर हो गया ना? चलो, अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको हम लोग 1n2 इंटू 2n3 इज इक्वल टू 1/3n1 लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, है ना? अच्छा, 1n2 इंटू 2n3। अच्छा 3n1 का रेसी 1/3n1 है, इसका उल्टा कर दो तो 1n3 हो जाएगा, उसमें क्या है? समझ में आई बात क्या नहीं आई? क्लियर हुआ? तो नहीं 1n3 को हम लोग 1n2 इंटू 2n3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि 1n2 और 2n3 का मल्टीप्लीकेशन 1n3 भी हो सकता है। मतलब ये कि ए एन जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी। तो ए एन जी के बराबर होगा। जरा देखो यहां पे, एयर से वाटर गए, वाटर से ग्लास आए, ग्लास से फिर एयर। तो एयर से वाटर, वाटर से ग्लास। तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, किसके बराबर होगा, एयर टू ग्लास, ए एन जी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये है बेटा आपका रिवर्सिबिलिटी, वो रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। मतलब एक मीडिया नहीं, एक से ज्यादा मीडिया। तो ये भी नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब बेटा इसके बाद बचा है रियल एंड अपरेंट डेप्थ, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन ऑप्टिकल फाइबर है। आपका रिफ्रैक्शन ये वाला पार्ट भी खत्म। अब इसके बाद हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल सरफेस यानी लेंस के द्वारा। ठीक है, लेंस के द्वारा हम लोग रिफ्रैक्शन चालू करेंगे। नोट हो गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। हम्म। हम्म। अच्छा,
चलो, ये एक मीडियम है, ऊपर का मीडियम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये वाटर है, ऊपर क्या है, एयर है। अब जैसे मैंने वाटर से लाइट रे फेंकी यहां से, तो ये टकराई, ये क्या बना, नॉर्मल। अब ये वाटर से एयर में जाएगी तो किधर बेंड होगी, अवे द नॉर्मल। ये एंगल आई, ये एंगल आर, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस लाइट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 30 है, और बढ़ा देते हैं। अब मैंने लाइट रे ऐसे फेंकी, ये बना नॉर्मल, और लाइट रे ऐसे निकल गई। बोलो सही है नहीं? मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया, एंगल आई और बढ़ गया, है ना। अच्छा, अब हम लाइट रे को थोड़ा सा और बेंड कर देते हैं, ये तो ये नॉर्मल बनी, और लाइट रे ऐसे सीधे निकल गई इधर, है ना। तो इस एंगल पर, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल आर कितना बना, एंगल आर बना 90 डिग्री। जिस इंसिडेंट एंगल पर एंगल आर की वैल्यू 90 हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा? ये बात समझ में है क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्या होता है, जैसे मैंने एंगल आई बढ़ाया, एंगल आर बढ़ा, एंगल आई और बढ़ाया, एंगल आर और बढ़ा, एंगल आई मैंने और बढ़ा दिया, एंगल आर हो गया 90 डिग्री। देखो एंगल आर बढ़ रहा है ना, एंगल आई, जिस एंगल आई पर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी, जिस एंगल आई पर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी, वो एंगल आई क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। बोलो क्रिटिकल एंगल समझ में आया। और अगर लाइट रे आप क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा फेंक देते हो, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब वहां पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, टी आई आर की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हम लोग लाइट रे फेंकते हैं, तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जो कि डायमंड में होता है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24 डिग्री। कितना होता है? अब आपको पता है बहुत छोटा क्रिटिकल एंगल है, मतलब कहीं से भी लाइट आएगी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर ही रहेगी, तो वो लाइट अंदर जाके क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अंदर लाइट क्या रहेगी, ट्रैप हो जाएगी डायमंड में और टकराती रहेगी। तो मतलब इसीलिए डायमंड क्या करते हैं, चमकते हैं। डायमंड के चमकने का कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात। और डायमंड दरअसल चमकते नहीं है, डायमंड का शेप ऐसा नहीं होता, उनको ये शेप दिया जाता है चमकने के लिए। उनको ऐसे बनाया ही जाता है कि उसका क्रिटिकल एंगल कम कर देते हैं, तो वो चीज चमकने लगती है। बात आ गई समझ में? क्या ये बात क्लियर हो गई है क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग कल मिलेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब एंगल आई किसके बराबर हो जाए, एंगल आर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तब एंगल आई क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्या कह रहा है? और अगर क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन हो जाए, बहुत ज्यादा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर फेंक देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है बेटा, टी आई आर। तो आप जरा यहां देखो, एंगल आई लेस देन ए क्रिटिकल एंगल के, यहां भी एंगल आई लेस देन ए क्रिटिकल एंगल के, यहां एंगल आई इक्वल है क्रिटिकल एंगल के, और यहां क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल आई जो है ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल के। और जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, तभी वहां पे क्या होगा, टी आई आर। क्या होगा बेटा, टी आई आर। समझ में आ गई बात? इतना नोट कर लीजिए।